本にどこに住んでいますか？ありがとうございます。私は3ヶ月間日本語を勉強しています。日本にどこに住んでいますか？こんばんは。大学生です。よろしくお願いします。あなたの見てあなたの見て喜びました。あなたを見て喜びました。ありがとうございます。私は3ヶ月間日本語を勉強しています。あなたを見て喜びます。ありがとうございます。私は3ヶ月間日本語を勉強しています。あなたを見て喜びます。ありがとうございます。私は3ヶ月間日本語を勉強しています。あなたを見て喜びます。こんばんは。はじめまして。僕はジョンです。大学生です。よろしくお願いします。日本にどこに住んでいますか？大阪や東京。女の子は女の子はショッピングを女の子はショッピング女の子はショッピングをすることが好きです。女の子はショッピングをすることが好きです。私の趣味は音楽を聴くこと、スケッチすること、料理することです。日本にどこに住んでいますか？あなたを見て喜びます。
はデリに住んでいます。私はデリに住んでいます。私は家族と一緒に住んでいます。あなたは趣味何ですか？あなたの趣味は何ですか？何をしますか？सतत मानव विकास सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट संतता के मास्परिक व्यवहार ऑफ सस्टेनेबिलिटी और मानव विकास के रूप में प्रस्तुत हुआ है। एक प्राकृतिक संसाधन पृष्ठभूमि ब्रॉड नेचुरल रिसोर्स बैकग्राउंड के साथ एक बढ़ते स्तर पर मानव विकास को प्रभावित किए बिना मानव विकास के भौतिक मानदंड सूचकांक फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इमेज कहाँ तक स्थायी रह सकते हैं। यही सतत विकास की परिभाषा है। मानव विकास सूचकांक के अतिरिक्त करीबी अनुपात भोजन सुरक्षा स्वास्थ्य पोषण शिक्षा और आय के बंटवारे में समानता जनसांख्यिकी सूचकांक डेमोग्राफी इंस शिशु मृत्यु पर इन्फेंट मोर्टेलिटी और लिंगवार जीवन की अपेक्षा अथवा आशा जेंडर वाइज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ सभी सतत मानव विकास के संकेत हैं। संपूर्ण विश्व में 4 करोड़ लोग अल्पपोषित है। आत्म विश्व जनसंख्या के लिए भोजन का सतत त्यागी समाधान करना आज भी महत्वपूर्ण है। 1990 के दशक के दौरान और 2020 के बीच विश्व की खाद्यान्न भौक 20% बढ़ जाएगी, लेकिन विश्व के जल आपूर्ति और संसाधन आधार सीमित हैं। इस प्रकार मुख्य समस्याएं हैं विश्व की बढ़ती आबादी को भोजन प्रदान करना तथा भोज्य पदार्थ उत्पन्न करने के लिए जल की तलाश करना। विश्व समुदाय के लिए ये मौलिक चुनौतियां हैं। सतत उत्पादन करना सस्टेनेबल प्रोडक्शन भोजन सुरक्षा और आजीविका लाइवलीहुड के लिए आवश्यक है। सतत उत्पादकता और जीवन यापन के लिए पर्यावरण विकार भूमि विकार और जलवायु परिवर्तन जैसी सतत चुनौतियां हैं। सततता केवल अच्छे उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसमें पर्यावरण स्थिरता भी शामिल है जो सतत जीवनक्षम वायबल फसली और पशु उत्पादन के लिए आवश्यक है। वाद्य उत्पादन का स्थायित्व दीर्घकालीन भूमि का दर्जा घटाने और दोहन पर निर्भर करता है। उत्पादन की पारिस्थितिकी को अनुकूल परंपराओं भूमियों का संरक्षण भूजल आदि से मध्यम कंस्ट्रक्शन से दीर्घकाल का उत्पादन स्थायी रहता है। पर्यावरणीय सततता सूचकांक उत्पादन सततता की सूचकांक नहीं है। जिन राज्यों को पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक सतत कहा जाता है हो सकता है कि वे उत्पादन में सक्षम न हो। पर्यावरणीय सततता का मूल्यांकन करने के लिए 4 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। एक राज्य में भौगोलिक क्षेत्र में क्षेत्र का प्रतिशत। 2 सिंचाई के लिए कुल प्रतिशत के रूप में के द्वारा प्रदर्शन निकासी का दर। कुल कमाल वाले क्षेत्र 4 चीदार। 4 राज्य के कुल भौगोलिक की नींव भूमि। सिंचाई क्षेत्र पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि उपयुक्त रूप से प्रबंधन करने के कारण जल प्रवाह के माध्यम से सिंचाई एवं भूमि का दर्जा कम कर सकती है। सिंचाई परियोजना को जटाई द्वारा सिंचाई की वन क्षेत्र में शामिल करना एक विवादास्पद विषय बन गया है। लक्ष्य सौर उद्देश्य इस इकाई में सतत मानव विकास संकल्पना और आजीविका स्वास्थ्य एवं शिक्षा से परामर्शित कृषि की चर्चा की गई है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात मानव विकास संकल्पना की चर्चा कर सकेंगे। भोजन अनुष्ठान और आजीविका की समस्याओं की समीक्षा कर सकेंगे। सततता असमानता और मौजूद सुरक्षा व सूची बना सकेंगे। सतत मानव विकास की प्रक्रिया को जान सकेंगे और उसकी पहचान कर सकेंगे। 14.2 भोजन आजीविका उपलब्धता भोजन की उपलब्धता एक्सेस आजीविका की उपलब्धता पर निर्भर करती है। प्राप्त आमदनी कार्य पर निर्भर करती है। कार्य का प्रकार भी महत्वपूर्ण है। रोजगार का प्रकार और प्राप्त आय भी जीवन परिस्थितियों को प्रभावित करती है। समय जीवन स्तर और स्वास्थ्य पड़ोस से रोगी होने का जोखिम कम हो जाता है। अधिक समय तक बीमार होने से बचने के लिए चिकित्सा सुविधाओं पर व्यस्त करने की व्यक्ति की क्षमता प्राप्त आय पर निर्भर करती है। अच्छे स्वास्थ्य का अभिप्राय है अच्छा भोजन ग्रहण करना, पौष्टिकता की स्थिति और लंबी आयु या जीवन।
इस प्रकार आजीविका उपलब्धता एक तरफ तो भोजन उपलब्धता से संबंधित है और दूसरी ओर भोजन ग्रहण करने से। भोजन सुरक्षा क्या है? जब सभी व्यक्ति अपनी बाह्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए अपनी पसंद के अनुसार समय पर्याप्त और सुरक्षित तथा पोषक भोजन प्राप्त कर सके तभी भोजन सुरक्षा मानी जाती है। जितने अधिक लोगों के पास कम आमदनी वाले कार्य होंगे उतनी अधिक गरीबी होगी। अनियमित कार्य पर लगे लोगों को कार्य छूटने की अधिकता रहती है। बदलती आवश्यकताओं के अनुसार अनियमित श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरी की अनिश्चित और घटती बढ़ती रहती है। इसके अतिरिक्त कार्य की अनिश्चितता और कार्य के स्थगित होने पर सबसे पहले अनियमित श्रमिकों को काम से हटाया जाता है। छोटे छोटे व्यवसाय के कारोबार में लगे लोग जैसे सड़क के किनारे पटरी लगाने वाले, चलने का काम करने छोटा मोटा होटल बनाने वाले, वाहन छोटे वाहन चलाने वाले, रिक्शा बस गाड़ी आने वाले और ऐसे अन्य लोगों की भी बात अनिश्चित होती है। सामान्य साधारण व्यक्तियों में और विशेष बलवान नेताओं में भुखमरी और कुपोषण की संभावनाएं बढ़ जाती है। धन कमाने की क्षमता का शिक्षा मेंबरशिप के कार्य अवसर बढ़ जाते हैं। शिक्षा सेवा चलता परिधि शोषण का विरोध करने की योग्यता के द्वारा शहरवाना आमदनी में अंतर आ जाता है। पहिया त्याग अभ्यास सुविधाएं की कार्यस्थल पर भेदभाव भी महत्वपूर्ण है। एक ही कार्य कुछ महिलाओं से अधिक पारिश्रमिक मिलता है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या श्रेणी कार्य जैसे यात्रा और सड़कें साफ करना और ऐसे ही कार्य में लगी होती है। और गलियों में फिरने वाले बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन भी गरीबी का परिणाम है। मलिन बातों की समस्या भी गरीबी के कारण होती है। कार्य अवसर शहरों में प्रयासियों को आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों को अनुबंधित श्रमिक के रूप में मुख्य निर्माण कार्य के लिए लाया जाता है। नए ग्रामीण प्रवासियों के सामने शहरों में अनेक समस्याएं होती हैं और शहरी वातावरण का सामना करने के लिए भी तैयार नहीं हैं और अनुबंधित लोगों को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अस्थायी आवास संरचनाएं अवैध होती हैं। भोजन की उच्च कीमतें, बिजली उचित मूल्य वाली की दुकानें और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव व्यापारियों और उपभोक्ताओं द्वारा शोषण की संभावनाओं से शहरी मध्यम वर्ग की दुर्दशाओं में वृद्धि हो जाती है। 14.3 स्थायी भोजन सुरक्षा। स्थायी भोजन सुरक्षा राज्य द्वारा भविष्य में पर्याप्त भोजन प्रदान करने की योग्यता के साथ समझौता किए बिना वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति के लिए वास्तविक और आर्थिक रूप से भोजन उपलब्ध कराना है। स्थायी भोजन सुरक्षा के सूचक सतत विकास का चुनने के लिए सूचकांक बहुमूल्य मार्गदर्शक है। यह राज्य को स्थायी भोजन शिक्षा के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का चयन करने में सक्षम बनाती है। सतत के राज्य हैं जो विद्यमान स्तरों पर भोजन सुरक्षा निरंतर जारी रखने और भविष्य में भोजन सुरक्षा बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। जी न राज्य अच्छी तरह स्थापित की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन भोजन सुरक्षा का साधन है उन्हें आजीविका उपलब्धि बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्हें उपलब्ध संसाधनों के उपयोग से इको फ्रेंडली पारिस्थितिकी के अनुकूल पद्धतियों को अपनाना चाहिए। भोजन की दृष्टि से सुस्थि लेकिन कम स्थायी राज्यों को अपनी कार्यकाली बदलकर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही सतर्कता और वर्तमान इच्छा के बीच संतुलन होना बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को भूखे हुए अपने लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने का कोई अर्थ नहीं है। पर्यावरण संसाधनों के सतत प्रयोग के माध्यम से भोजन उत्पादन आजीविका के विकास स्वच्छ जल और साफ परोस का उद्देश्य अपनाना और प्राप्त करना चाहिए। भोजन खाद्य सुरक्षा की क्षमता के सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी इंडिकेटर्स मिथित सूचकांक की समीक्षा के लिए 7 सूचकांक किया जाता है। इन सूचकों में सह उपसूचक उपलब्धता सूचकांक सूचकांक और सामाजिक सूचकांक है। इन सूचकों को एक प्रभावी अंतिम सूचकांक में मिलाया जाता है। निम्नलिखित सूचकांक प्रयुक्त समूहों को पुनः प्रस्तुत करती है। ज्ञानीनाथन एटलस ऑफ दी सस्टेनेबिलिटी सिक्योरिटी कमिटी 2004। स्थिति उगाया गया कोई क्षेत्र यह भोजन उत्पादन के लिए कृषि भूमि समान शिक्षित भूमि के बारे में बताता है। वर्षों में उगाए गए कोई क्षेत्र का प्रतिशत परिवर्तन यह क्षेत्र विस्तार की संभावनाओं का द्योतक है। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन यह मेगा वर्तमान उत्पादन की प्रदर्शित स्तरों का द्योतक है। प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र पर कैपिटा फॉरेस्ट कवर यह जानकारी की सतर्कता का द्योतक है। अनएक्सप्लॉइटेड सरफेस वाटर अवेलेबल फॉर फ्यूचर यूज। सतही जल यह उपलब्ध अपर्याप्त संभावित सतही जल का द्योतक है। माची उपयोग के लिए उपलब्ध भूखंड जल अनएक्सप्लॉइटेड सरफेस वाटर अवेलेबल फॉर फ्यूचर यूजेस यह कुल संसाधनों में भूजल संसाधनों का द्योतक है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 99% क्षेत्र अनएक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर अवेलेबल फॉर फ्यूचर यूज या मानवीय गतिविधियों के कारण नामीकृत भूमियों की वेनियों का द्योतक है। इसमें प्राकृतिक बंजर भूमि जैसे रेगिस्तान शामिल है।
फराल वाले कुल क्षेत्र में खरीदार फसल का प्रतिशत परसेंटेज ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप्स इन ग्रोथ क्रॉप एरिया यह जीवनक्षम फसल पद्धतियां अपनाने से भूमि उत्पादकता की ताकत का द्योतक है। पहले 3 सूचक मिलकर भोजन उत्पादन सुरक्षा सूचकों का निर्माण करते हैं। अगले 5 सूचक भोजन उत्पादन के पर्यावरणीय पोषकता की द्योतक है। सभी 8 सूचक भोजन उपलब्धि की सततता की स्थिति का वर्णन करते हैं। भोजन अवशोषण फूड एब्जॉर्प्शन का अभिप्राय है स्वस्थ जीवन के लिए उपभोग किए गए भोजन को पचाने में सक्षम होना। भोजन की उपलब्धता पहला चरण है। आजीविका उपलब्धि और वास्तविक रूप से भोजन उपलब्ध होना दूसरा चरण बनता है। स्वस्थ और दीर्घायु के लिए शरीर में भोजन के आत्मसात या पाचन होना भोजन सुरक्षा प्राप्त करने का अंतिम चरण है। भोजन का अवशोषण होना निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है। एक पहला, शरीर में भोजन का तत्व समाहित होता है। जब खाए गए भोजन में सभी आवश्यक पोषक और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और यह इस तरह से खाया जाए कि शरीर में अच्छी तरह अवशोषित हो जाए। इसलिए संतुलित आहार पोषक तत्वों की जानकारी होना और अच्छी भोजन परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, भोजन का अवशोषण व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति, स्वच्छ जल आपूर्ति, पर्यावरण स्वच्छता और स्वच्छता स्थितियों पर भी निर्भर करता है। उचित भोजन अवशोषण का परिणाम समाज में व्यक्ति का जीवन दीर्घायु स्वच्छ और उत्पादक होता है। 3 मुख्य पर्व है। भोजन में कमी कुपोषण के, आबादी की पोषक स्थिति के द्वारा प्रदर्शित उपयुक्त अवशोषण का परिणाम, देखभाल की उपलब्धता, पर्यावरण से सफाई और मत से बचते, सुरक्षित स्वच्छ पेयजल। भोजन अवशोषण की समस्या से कुपोषण बढ़ी, मॉडल की आबादी अस्वस्थ रहती है, जिनका कमजोर शरीर सूचकांक होती है। बच्चों का विकास अवरुद्ध होगा, वजन कम होगा और उत्पादकता कम होगी। आबादी विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित होगी। अंतिम परिणाम समय पूर्व मृत्यु और लागत कम रहती है। इसके अतिरिक्त भावी पीढ़ियों की पोषक सेहत के लिए मातृ स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और बच्चों के संदर्भ में पोषक आहार तथा चिकित्सकीय देखभाल साथ होनी चाहिए। फिर सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता संक्रमित रोगों से बचाव करते हैं। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण है कि प्रभावशाली भोजन अवशोषण के लिए सभी तीनों घटक एक साथ होने चाहिए, जिससे आबादी की अच्छी पोषण स्थिति होगी। आज विश्व में 85.2 करोड़ लोगों की भोपाल में निरक्षर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन के खाद्य सुरक्षा के विशेष कार्यक्रम स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर फूड सिक्योरिटी SPFS जैसी परियोजनाओं के माध्यम से 2008 तक लोगों की संख्या आबादी करने का लक्ष्य है। विश्व में 100 से अधिक देशों में खाद्य सुरक्षा के विशेष कार्यक्रम ने अर्थ पोषण और गरीबी को कम करने के प्रभावी ठोस समाधान प्रस्तुत किए गए हैं। इसके कार्य के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए खाद्य सुरक्षा के विशेष कार्यक्रम काफी वेगता से ऐसे देशों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य और कानूनी सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करता है जहां इसका कार्यान्वयन किया जाता है। दानदाताओं और राष्ट्रीय सरकारों से 1905 से 77 करोड़ अमेरिकी डॉलर राशि खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा बनाए गए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में निवेश की जा चुकी है। खाद्य सुरक्षा के विशेष कार्यक्रम के प्रयास खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में 2 प्रकार से सहायता करते हैं। एक राष्ट्रीय सरकारों की केंद्रित पूरी तरह से योजनाबद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान के द्वारा और दूसरा क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम रीजनल प्रोग्राम्स फॉर फूड सिक्योरिटी बनाने के लिए ऐसे क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना जो व्यापार नीति जैसे क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का कार्य करते हैं। 14.4 आर्थिक सुधार और खाद्य सुरक्षा निर्धन की खाद्य सुरक्षा प्रदान करना अधूरे कार्यों में से एक है जो हो सकता है कि आने वाले दशक में भी पूरा न हो। जबकि भारत ने सूखे या बाढ़ के कारण फसल नष्ट होने से अस्थायी खाद्य असुरक्षा को समाप्त करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है, लेकिन यहाँ भोजन असुरक्षा पर अधिक प्रतिमाह काम नहीं कर पाया। विडंबना यह है कि 1960 के दशक के माध्यम निर्भरता की अपनाई गई नीति से आर्थिक रूप से पिछड़े बीचों में निरंतर असुरक्षा बढ़ती गई। अपनाई गई उत्पादन नीति में गेहूं और चावल की तस्करी का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फालतू उत्पादन का विपणन किया गया, जिससे इन राज्यों में मूल्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित हुआ। फालतू उत्पादन करने वाले इन राज्यों के किसानों के राजनीतिक तंत्रों के कारण उत्पादकों के मूल्यों में अत्यधिक कारण आर्थिक छूटों पर लागत में वृद्धि और क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा दिया। सफलतापूर्वक लागत कम करने और वर्षा आधारित फसल सुधार तकनीकी को प्रभाव तथा कृषि बाहुल्य क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं में सुधार नीतियों की असफलता से इन 3 राज्यों को छोड़कर शेष राज्यों से प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन में ठहराव या कमी आई है। खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ती प्रति व्यक्ति कमी के साथ अत्यधिक भूखमरी वाले राज्य बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों की कमी की कीमत करने के लिए खाद्य उत्पादन राज्यों से खाद्यान्न
खाद्यान्न हस्तांतरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS की असफलता से खाद्यान्न और कैलोरी सेकंड में था तो ठहराव आ गया अब उसमें कमी आ गई। फिर भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने बहुत प्रतीक खाद्यान्न आपूर्ति का केरल, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में लोगों की खाद्य सुरक्षा में सुधार किया। इसमें भी निर्धन वर्ग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपूर्ति पर निर्भरता केरल, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश में अत्यधिक रही। विद्यार्थियों में अंतर रहते हुए भी अब सर्वसम्मति है कि खाद्य नीति का घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय देश में हो रही निरंतर परिवर्तन का ध्यान करते हुए पुनः निर्धारण करना चाहिए कि बाजार पर अत्यधिक भरोसा करती है। नीति सुधारों की दो बड़ी चुनौतियां हैं, आर्थिक व्यय को न्यूनतम रखना और निर्धन वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा में सुधार करना। कुर्सेल और गुलाटी 1963 ने घरेलू बाजार और बाहरी व्यापार में कृषि पर नियंत्रण कम करने और तापमान परिवर्तन का लाभ प्रभावित निर्धन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकारी भूमिका को सीमित करने के लिए एक कार्य योजना का सुझाव दिया है। उनका तर्क है कि इन सुधारों से व्यवस्था अधिक पारदर्शी बन जाती है और दुर्लभ संसाधन से उपयोग में आवंटन और तकनीकी दक्षता में सुधार होता है। उनका दृष्टिकोण है कि इन सुधारों से कृषि मूल्यों में 15 से 20% समय वृद्धि होगी, खाद्यान्न के मूल्यों में जल्दी वृद्धि होगी और फिलहाल मूल्यों में महत्वपूर्ण कमी आएगी। वर्ष 1996 में मार्केस में विश्व व्यापार संगठन से कृषि समझौते के कार्यान्वयन से कृषि मूल्यों में और वृद्धि की आशा है। खाद्य सुरक्षा पर हुए इन सुधारों के दौरान अनिश्चित पृष्ठभूमि को विपरीत प्रभाव और कमजोर समूहों के लिए कठिन समायोजन समस्या की बातें हैं। दोहा चक्र में हुए बहुआयामी व्यापार संशीतन में कृषि सर्वाधिक विवादित विषय रहा है। कृषि व्यापार पर विसंगति के कारण जुलाई 2006 में दोहा चक्र असफल हो गया। विकासशील देशों की विकसित देशों ने कृषि क्षेत्र में आर्थिक छूट को समाप्त करने की और मानने से इनकार कर दिया था। विश्व व्यापार संगठन के प्राकृतिक संसाधनों में कृषि क्षेत्र का उदारीकरण समझौता काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कृषि व्यापार के उदारीकरण संकल्पों में विकसित देशों विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ द्वारा घरेलू और निर्यात पर आर्थिक छूट समाप्त करना तथा विकासशील देशों के कृषि बाजार को उत्तर और दक्षिण के बीच समझौते के मुख्य विषय थे। इसकी उत्तर दक्षिण विषयों की स्थिति बन गई थी। इन पर समझौता न होने पर व्यापार समझौता का दोहा चक्र असफल होगा। दक्षिण वार्ता था विकसित देशों में खेती करने वाले किसानों को दी जाने वाली आर्थिक छूट समाप्त की जाए। उत्तरी देशों द्वारा आर्थिक छूट समाप्त करने से कृषि में प्रतिष्ठा विकासशील देश भी विकसित देशों के बाजार में प्रवेश कर सकेंगे। इससे प्रतिमानकता होगी। भविष्य में इस विकासशील देशों में बड़ी बड़ी उत्पादकता बीजों और जैविक इंजीनियरिंग के सुधारों पर निर्भर करेगी। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ की इच्छानुसार कृषि समझौता हो जाता है, विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा पर तब तक काफी विश्लेषण प्रदान करने की संभावना है जब राहत करने के उपाय न किए जाएं। उनके कृषि निर्यात में भी गंभीर बाधा आ जाएगी। दक्षिण एशियाई देश क्षेत्रीय स्तर पर खाद्य भंडार करने के बारे में सोच सकते हैं ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि वह क्षेत्र अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए व्यापारियों की आर्थिक सुधार और खाद्य सुरक्षा। आर्थिक सुधार प्रक्रिया का कृषि और खाद्य सुरक्षा कृषि फसल में वृद्धि कर खाद्य सुरक्षा पोषण क्षेत्रीय समानता मूल्य स्थिरता कृषि आमदनी तथा सुधारों से मूल्य परिवर्तन के द्वारा उपभोक्ता और उत्पादकों के कल्याण पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। 1991 में आरंभ किए गए इन सुधारों का कृषि मूल्यों पर दो तरीके से प्रभाव पड़ा। पहला, इससे घरेलू समर्थन मूल्यों में काफी वृद्धि हुई, जिससे विशेषकर गेहूं और चावल की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के बीच अंतर को पूरा करने में सहायता मिली। दूसरे, व्यापार उदारीकरण में काफी तेजी आई। इससे पत्रिका लेखक ने व्यापार की शर्तों और मूल्यों, कृषि सरपाई, पारिवारिक आमदनी और निर्धनता तथा खाद्य सुरक्षा पर सुधारों के प्रभाव की भी चर्चा की है। यद्यपि सुधारों के आरंभ में व्यापार वादी पर काफी तेजी से प्रभाव पड़ा तो भी बाद के समय में इससे कमी आ गई। सुधार काल में पशुधन क्षेत्र की उत्पादकता की वृद्धि दर में कमी आई। विश्व व्यापार संगठन के बाद निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ा और आयात में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई। इसके बावजूद निर्धनता में महत्वपूर्ण कमी हुई, लेकिन पारिवारिक खाद्य सुरक्षा और पोषण सुधारों के दौरान उत्पन्न हो गई। बोता भारत के कृषि क्षेत्र, ग्रामीण खाद्य सुरक्षा आमदनी और निर्भरता पर व्यापार उदारीकरण और संबंधित सुधारों का प्रभाव लेखक रमेश नंबर, भारतीय समृद्धि संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ 14.5 स्वास्थ्य क्षेत्र सेवा का एक अंग है। अधिकतम कम आय वाले देशों में जबकि अर्थव्यवस्था पर आक्षेप का प्रभाव होता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र काफी छोटा होता है, लेकिन कई देशों में इसके विपरीत स्थिति है। ऐसे देश में स्वास्थ्य GDP का आंकड़ा दर्शाता है।
गरीब देशों में जहां स्वास्थ्य सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% होता है, यह अमीर देशों में लगभग 10 से 12% होता है। विश्व विकास रिपोर्ट 1001। स्वास्थ्य और शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि से मानव विकास में वृद्धि तथा साथ ही महिलाओं का भी विकास होगा। मानव विकास और महिला विकास सूचकांक में शीर्ष पर रहने वाले देश स्वास्थ्य और शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 7% व्यय करता है। पद्धति भारत में शिक्षा पर अनुपात सकल घरेलू उत्पाद का 40% दिया जाता है, लेकिन पर बहुत कम प्रतिशत दिया जाता है। विश्व में 175 देशों की सूचकांक में इसका क्रम मानव काल में 127 सर्वाधिक विकास सूचकांक जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को लेकर 2080 रोडो जो बुलाकाओ जॉन ए रॉस ने विकासशील देशों में और बांसवारी की परीक्षण किया है। उनके अनुसार इन पर भारत की मूल्यांकन दर काफी कम 50% है। एशियाई देशों में चीन की मूल्यांकन दर 75.4% है। वाई खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रौढ़ महिलाओं में रसादार 52%, 32% न्यूनतम वजन वाले जन्म लेने वाले शिशु, अल्पपोषण के शिकार बच्चे, 20% बच्चे गंभीर रूप से अल्पपोषण के शिकार है। कंबल 20% और महिलाओं की सप्ताह में एक बार दूध मिलता है। 16% प्रिय महिलाओं को सप्ताह में एक दिन मिलता है। 14% और महिलाओं को सप्ताह में एक दिन फल मिलता है। 20% और महिलाओं को नियमित रूप से भोजन नहीं मिलता है। 14.6 लघु पोषक तत्वों का अभाव। लघु पोषक तत्वों की न्यूनता पर आखिरी 2 मौजूदा सर्वेक्षणों से उपलब्ध हुए हैं। ये सर्वेक्षण महिला और बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग वर्क (NNMB) और जिला पोषण प्रोफाइलर, डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन प्रोफाइल्स (DNE) द्वारा किए गए। जो पोषक तत्व में आवश्यक विटामिन और खनिज होते हैं, जिनकी अत्यधिक कम मात्रा कायम के बाद कुछ मिली ग्राम और यहाँ तक माइक्रोग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। लौ विटामिन ए, आयोडीन और कैल्शियम ऐसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जिनकी शरीर को प्रतिदिन आवश्यकता होती है। ये मनुष्य के विकास और वृद्धि अर्थात सामान्य शिक्षण, ज्ञान, बोध, संबंधी कार्य, रोग प्रतिरोधकता, कार्यक्षमता और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लौह शरीर में दीर्घकाल तक लौह तत्व का अवशोषण न होने से शरीर में इसकी कमी को रक्ताल्पता के नाम से जाना जाता है। रक्ताल्पता लौह तथा फोलेट बटा विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। एका में हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने से रक्ताल्पता होती है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य संघों और अंगों में ले जाता है। भारत में अनुमान है कि 50% आबादी तामिलता का शिकार है। वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन औसतन 20 लौह तत्व लेने की सलाह दी जाती है। अधिकतर राज्यों में 32 से कम लौह लेते हैं और असम में सबसे कम प्रतिदिन 12.00 लौह तत्व यही लिया जाता है राष्ट्रीय पीपल्स पोषण निगरानी ब्यूरो (NNMB) और जिला पोषण प्रोफाइल (DNE). मानव और बाल आहार व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में आहार ही स्वास्थ्य की मुख्य निर्धारक होता है। बढ़िया आहार प्राप्त काल से आरंभ हो जाता है। विशेषकर लड़कियों और महिलाओं में तो किशोरावस्था और बालकाल तक चलता रहता है। पर्याप्त आहार यह निश्चित करने में सहायता कर सकता है कि भाई बाकी कितना ताकतवर बनेगा, विद्यालय में कितना अच्छा पढ़ेगा, बच्चे कितने स्वस्थ है और कोई व्यक्ति घर पर तथा बाहर कार्यों को कितने अच्छे ढंग से करता है। बचपन, किशोरावस्था और गर्भकाल में होने वाला अल्पपोषण शिशुओं के जन्म के समय वजन पर लगातार नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस प्रकार गर्भकाल में कम वजन बढ़ने और खराब स्वास्थ्य द्वारा पता लगता है कि मातृत्व कुपोषण जन्म के समय कम आहार से संबंधित है। जन्म के समय कम आहार वाला शिशु कम आहार वाला व्यक्ति रहता है, जिसका जीवन शीघ्र ही विकासहीन होने लगता है अर्थात शीघ्र वृद्ध हो जाता है। स्तनपान कराने के दौरान माता का प्रभाव उसके बच्चे की पोषण स्थिति पर भी पड़ता है। शिशु के इस आबादी में अपर्याप्त मातृ दूध की आपूर्ति के परिणाम विद्यमान स्वीकृत सीमा से कहीं अधिक गंभीर है। लगभग 3 मात्रा की आयु में पहुंचने के बाद संतोषजनक विकास के लिए आवश्यक मातृ दूध होता है। निम्नलिखित चित्र जीवन चक्र का निम्न प्रकार से वर्णन करता है। जन्म दर, टोटल फर्टिलिटी रेट (TFR) पर लाना तथा इस नीति का सतत उत्पाद है 2045 तक जनसंख्या की वृद्धि दर को स्थिर बनाए रखना। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने 2010 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं। लघु परिवार नियम अपनाने के द्वारा कुल जन्म दर को 2.1 तक कम रखने के लिए गुणवत्ता वाली कर निरोधक सेवाएं सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध कराना।
जन्म मृत्यु विवाह और गर्भवती का पूरी तरह पंजीकरण करना, व्यापक विकल्पों के साथ जनन विनियमन और गर्भ निरोध के लिए सूचना परामर्श के लिए सार्वभौमिक उपलब्धता। शिशु मृत्यु दर को जीवित बच्चों की संख्या का प्रति 1030 से कम करना और कम वजन वाले 2.5 किलोग्राम से कम शिशु जन्म दर में व्यापक कमी लाना। टीकों द्वारा परिवार में रोगों के विरुद्ध बच्चों का सार्वभौमिक रोग प्रतिरोधीकरण करना। लड़कियों के विवाह में विलंब को बढ़ावा देना। विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले नहीं हुआ और अचंभों की 20 वर्ष की आयु के बाद किया जाए। चिकित्सालय प्रसव 80% करना और प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा प्रसव करवाने की दर को 100% करना। यौन संचारी रोगों को नियंत्रित करना। मातृ मृत्यु दर में कमी करके 1 लाख जीवित जन्म को 100 से कम करना। प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना तथा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सही लड़ने वाले देश। स्वच्छता और स्वास्थ्य सूचकांक। स्वच्छता और स्वास्थ्य सूचकांक सैनिटेशन एंड हेल्थ इंडेक्स के 4 बड़े एजेंसीज। स्वामीनाथन ग्रामीण भारत का सहारा अनुमान फूड इनसिक्योरिटी एटलास इंडिया जून 2003। मलिन बस्तियों में जनसंख्या का प्रतिशत। शौचालय सुविधाओं से वंचित परिवारों का प्रतिशत। सुरक्षित पेयजल से वंचित जनसंख्या का प्रतिशत। प्रति चिकित्सालय और औषधालय के लिए लोगों की संख्या 14.7। गरीबी उन्मूलन और भूखमरी। गरीबी विश्व में असंख्य लोगों को प्रभावित करती है। भूखमरी, कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, सुरक्षित पेयजल का मार्ग, शिक्षा और अन्य सार्वजनिक सेवाओं और संसाधनों की उपलब्धता, बहिष्कार, भागीदारी का अभाव तथा अनेक निर्धनता के लक्षण हैं। सर्वव्यापक निर्धनता का समाजों के भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गरीबी में पले बड़े बच्चे स्थायी सबसे लाभ से वंचित रहते हैं। गरीबी का भार विशेष रूप से महिलाओं पर अधिक पड़ता है। यद्यपि गरीबी सभी देशों में है, तो भी विकासशील देशों में इसका विस्तार विशेष रूप से अधिक है। विश्व में गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य नैतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से अनिवार्य है। यह केवल बहुआयामी और ऐसी संगठित विचारधारा के माध्यम से पूरा किया जा सकता है जिसमें सबकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली नीतियों और कार्यनीतियों के साथ के लिए बनाए गए कार्यक्रम शामिल हों, जो उनकी उत्पादक क्षमता को मजबूत करें, प्रभावित करने वाली नीतियों के निर्णय में भागीदारी करने के लिए उन्हें सशक्त बनाए, सभी प्रकार के उत्पादक संसाधन अवसर, सार्वजनिक सेवाएं सबके लिए सुलभ हों और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाएं और सुविधा कमजोरी को कम करते हों। जीवन स्तरों को बढ़ाने और मजबूत तरीकों से गरीबी को कम करने के लिए सतत और व्यापक आधार वाले आर्थिक उत्थान, सामाजिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सरकारों ने सभी लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित पेयजल का संरक्षण और उपलब्धि हासिलता के क्षेत्र में बड़े विकासकर्ताओं की भागीदारी में निर्धारित लक्ष्यों और उत्पादों की प्राप्ति और उनकी निगरानी करने की प्राथमिकता तय की जानी चाहिए। सामाजिक सम्मेलन में प्रत्येक देश द्वारा निर्दिष्ट भूमि तक असमानता कम करने तथा संपूर्ण गरीबी उन्मूलन के लिए न्यूनतम संभव समय में महत्वपूर्ण रूप से शिक्षा से गरीबी कम करने के लिए नीति और कार्यनीति बनाने या मजबूत करने और प्राधिकरणों में यह कार्य तक करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय बजट और नीतियों का स्वरूप बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करना, गरीबी उन्मूलन तथा राजनीति कम करने वाले नीतिगत उद्देश्यों वाला गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कानून की नीति है। किसी समय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को द्विपक्षीय और बहुआयामी संस्थागत समूह के नाम से गरीबी उन्मूलन और बुनियादी सामाजिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिए। गरीबी उन्मूलन के समय उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए 1930 के तक हर कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भागीदारी सरकारी द्वारा किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को गरीबी उन्मूलन के लिए तथा विकासशील तथा अन्य देशों की इस कानूनी सहायता के लिए कानूनी समन्वय बढ़ाने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए। लाखों करोड़ों लोग निरंतर मरी और शोषण के शिकार हैं तथा इनमें से अधिकतर आणविक और आम विकसित देशों में रहते हैं। भूखमरी और कुपोषण को समाप्त करना तथा सुविधा प्राप्त करना इस कार्य सूची के मुराद उत्पाद है। इसलिए संराष्ट्र की संस्था संरचनाओं को इसमें और अधिक प्रभावी बनाया जाए। खाद्य उत्पादन बढ़ाने की विकास और बाजार के सुधार पर निर्भर करती है। विकासशील देशों में समस्या कृषि उत्पादकता में सुधार करने की है। कम विकसित देशों में खाद्य उत्पादन में बाधक और सीमा में बांधने वाले बृहद अर्थव्यवस्था और व्यापार नीति एवं सामाजिक मुद्दों का भी समाधान किया जाना चाहिए। गरीबी और भूखमरी का सीधा आपसी संबंध है। भूखमरी का एक बड़ा कारण गरीबी है। गरीबी को कारण लोग भोजन का वाय नहीं बन सकते, अजन्य भूखा रहना पड़ता है। इसके अनेक कारण हैं, जिनमें अकुशल कृषि, परंपराएं, युद्ध, सूखा, कमजोर फसल प्राप्ति आदि शामिल हैं। पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 90 लाख से अधिक लोग भूख और कुपोषण से मारे जाते हैं।
इनमें 50 लाख बच्चे होते हैं। लगभग 1.2 अरब लोग भूख से पीड़ित रहते हैं। कैलोरी और प्रोटीन की कमी। लगभग 2 से 3.5 अरब लोगों में उच्च पोषक तत्वों का अभाव है, विटामिन एवं खनिज तत्वों की कमी। तो भी 1.2 अरब लोग मोटापे से पीड़ित हैं। चर्बी और नमक की अधिकता, प्रायः विटामिन और खनिज तत्वों की कमी होना शामिल है। खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफ्रीका और कम विकसित देशों के प्रयासों में सहयोग करना चाहिए। इसे व्यापारिक असुरक्षा संक्रमण की स्थिति में खाद्य सहाय संक्रमण की स्थिति में खाद्य सहायता के समय और शीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। इस संदर्भ में सकर्ता राष्ट्रीय स्थानीय विकास उद्देश्यों और आबादी के सर्वाधिक कमजोर समूह को भोजन उपलब्ध कराने में सुधार की आवश्यकता की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। 14.8 मानव संसाधन विकास और शिक्षा। सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन और सामाजिक विकास के लिए विश्व विविधता में सरकारी में सबके लिए अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर उच्चतम व्यवहार स्तर प्राप्त करने तथा सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा की उपलब्धि सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसमें सामाजिक स्थितियों, नस्ल, राष्ट्रीय बीमारी तथा शहरी और ग्रामीण को 20 सक्षमता से संबंधित असमानताओं को दूर करने के प्रति किए जाने चाहिए। जिन सभी सत्रों पर निर्णय समाप्त करने तथा महिलाओं के कराने के उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए। कार्य विद्या सुविधा बल। स्वास्थ्य और सम्मान में अपनी क्षमता का विकास करने के लिए लोगों को योग्य बनाने में अच्छी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा सामाजिक, आर्थिक और विकास की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने में भी महत्वपूर्ण है। यह आर्थिक विकास के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। उच्च उत्पादकता और तकनीकी तथा वार्षिक परिवर्तनों को शीघ्र और आसानी से अपनाने के लिए शिक्षा और व्यवसाय प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। मानव संसाधनों के विकास के लिए कठोर और व्यापक राष्ट्रीय कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा को समाप्त करने और प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए सरकार की कार्यनीतियों बनाने या मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। शिक्षा और प्रशिक्षण तथा श्रम बाजार की नीतियों के बीच काफी मजबूत संबंध होना चाहिए ताकि श्रमिकों और नियोक्ताओं की बदली आर्थिक परिस्थितियों, तकनीकों और श्रम बाजार को सहजता से अपना सके। न केवल उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए, बल्कि शिक्षण वातावरण को व्यापक बनाने तथा जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा साधन और अवसरों को भी व्यापक बनाया जाना चाहिए। दक्षिण और पूर्व एशिया क्षेत्रीय रिपोर्ट के अनुसार बड़े व्यक्तियों 15 वर्ष और अधिक की साक्षरता दर पूर्व एशिया में लगभग 86% है। 18 करोड़ वयस्क अशिक्षित हैं, जिसमें से 72% महिलाएं हैं। दक्षिण और पूर्व एशिया में साक्षरता दर 55% है। इस उपक्षेत्र में लगभग 41.2 करोड़ वयस्क लोग अशिक्षित हैं, जिसमें से 81% महिलाएं हैं। शिक्षा के निम्न स्तरों वाले देशों में लिंग अंतराल काफी अधिक है। बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान जैसे दक्षिण एशियाई देशों में साक्षरता दर और लिंग में काफी है। जवाहर के लिए नेपाल और पाकिस्तान के युवाओं में साक्षरता दर 7% की सीमा में है, जबकि महिलाओं की संख्या केवल 4% है। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया और कंबोडिया शिक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4%, यहाँ तक कि 2% तक व्यय करते हैं। भारत, ईरान, ब्रुनेई और थाईलैंड अपने सकल घरेलू उत्पाद को 4.4% एक शिक्षा पर व्यय करते हैं। श्रोता दक्षिण और पूर्व एशिया की क्षेत्रीय रिपोर्ट शिक्षा के कदे और संसद 20000119 को नाभिकीय सत्यात मॉन्ट्रियल 2003। सामान्यतः अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मानव संसाधन विकास को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित नीति लागू की जाए, शारीरिक संतोषजनक शिक्षण स्तर और प्रशिक्षण को तथा तकनीकी नवीनता विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनकी सार्थकता, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अल्मा एटी सम्मेलन पेशेंट के अनुरूप निर्धारित नस्ल के लिए स्वास्थ्य के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास तेज किए जाने चाहिए। स्वास्थ्य नीतियों के लिए एक संगठित और अंतरक्षेत्रीय विचारधारा की आवश्यकता बन गया। इसके साथ इन महाशक्तियों एवं अन्य रोगों से बचाव पूर्ण जन का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय प्रवासी को और अधिक तेज करने के महत्व को भी माना जाता है, जो कई विकासशील देशों में स्थानीय है। इस कार्य में विशेष यूनिवर्सिटी अब से मलेरिया एवं HIV एड्स को प्रसार को अधिक प्रभावी से रोकने का जाना चाहिए। मानव संसाधन विकास की अधिक बाधक बनाने के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी मांग की जाती है। विकासशील देशों विशेषकर विकसित देशों जो अपने मानव संसाधन विकास करने वाले जरूरतमंद देशों के प्रवासियों में सहायता प्रदान करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। विकासशील देशों में के माध्यम से मानव संसाधन विकास का संचालन भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय संगठनों को मानव संसाधन विकास के उद्देश्यों की सहायता करने और अपनी कार्यक्रमों का संपादन करने की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए।
सहायता में अलग बातों के साथ साथ सूचनाओं का आदान प्रदान प्रदान प्रसार की सहायता की प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए। अमर्त्य सेन की परिकल्पना से इस तथ्य पर सर्वसम्मत है कि प्राथमिक शिक्षा राजनीतिक पारिवारिक आर्थिक और मानव सुविधाओं में वृद्धि करने के द्वारा मानव शिक्षा को व्यापक बनाती है। दृष्टिपात करने से होता है भय कम हो जाता है, जोखिम उठाने की बात की जाती है तथा भविष्य की ओर अग्रसर होने में सहायता मिलती है। अच्छी शिक्षा लोगों की मुसीबतों का सामना करने की अच्छी क्षमता प्रदान करती है। अमर्त्य सेन ने शिक्षा और मानव सुरक्षा के बीच के संबंध का वर्णन किया है। शिक्षा स्वयं में मानव सुरक्षा है। शिक्षा से अपेक्षाकृत अच्छी रोजगार सुरक्षा मिलती है। शिक्षा लोगों को अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। शिक्षा कमजोर विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाती है और अंत में शिक्षा विभिन्न समुदायों के लोगों में सहन शक्ति और सम्मान करने के लिए बच्चों को सभ्य बना सकती है। इस प्रकार शिक्षा भय से मुक्ति और आवश्यकताओं की पूर्ति की बहुआयामी शक्ति प्रदान करती है। अमर्त्य सेन मानव सुरक्षा मानवाधिकारों और मानव विकास के बीच कुछ संबंधों का वर्णन करता है। जहाँ मानव विकास आर्थिक उत्थान में समानता पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं मानव सुरक्षा का समलाबंदी जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा से संबंधित है। यदि हम विभाजित होकर नीचे की ओर जाते हैं तो इसके साथ ऊपर जाना गति नहीं है, अर्थात सबका उत्थान होना चाहिए। मानव सुरक्षा मौलिक मानवाधिकार है। प्रथम पौड़ी के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की तुलना में अर्जुन गुप्ता का तर्क है कि शिक्षा जैसे दूसरी पीढ़ी के आर्थिक और सामाजिक विकास को शामिल करने से उत्तरदायित्व और रोजमर्रा के प्रश्न उत्पन्न होने लगे हैं। अमर्त्य सेन वर्णन करता है कि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कैसे अपूर्ण वासियों की संकल्पना की तुलना नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के बंधन सरकारी के अधिक पूर्ण दामन को छोड़ने से की जा सकती है। मानव विकास विचारधारा के मुख्य तत्व है क्षमता विस्तार के रूप में समर्थन का विकास सिद्धांत मानव विकारा आकलन ह्यूमन डेवलपमेंट असेसमेंट HDA पर आर्मिक बिंदु है। विकास के उद्देश्य का विचार मानव जीवन को सुधारता है और इसका अमात्य द्वारा करने और की जाने वाली चीजों की सीमा को बढ़ावा देना है। कार्य करने की कार्य प्रणाली और क्षमताएं इसे काल और विकसित होना तथा देश के जीवन में भागीदार होने के लिए नवीन विद्या बिंदु से विकास जीवन में मानव द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों की बाधाओं को हटाना है, जैसे शिक्षा, बगारी संज्ञापनों की उपलब्धि का प्रभाव या नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का भार। समीकारक संदर्भ मानव विकास आकलन की तुलना वैकल्पिक विचारधारा इससे की जाती है जिनमें सभी लोगों की क्षमताओं के विस्तार द्वारा विकास कर मूल्यांकन किया जाता है। आर्थिक उत्थान स्वयं में कोई उद्देश्य नहीं था, अपितु इस उद्देश्य का एक साधन है। सभी लोगों के कल्याण के समाना में नीति के मुख्य जातपात के रूप में समानता पर जोर दिया जाता है, जिसके लिए राष्ट्रीय वस्तुओं के द्वारा वृद्धि की निगरानी करना भी आवश्यक नहीं, अपितु यह वंचित होने और वितरण के मार्ग से ही संबंधित है। पूर्व HDRS के समीक्षात्मक संदर्भ महत्वपूर्ण और इसमें मानव विकास सूचकांक अर्थ सहायक थी जिसके देशों को श्रेणी प्रदान की जाती थी। इस संदेश का महत्वपूर्ण नीतिगत प्रभाव था और निरंतर नीति की तरह अपना रहता था। मानव विकास सूचकांक देखिता है तथा देशों के अंदर ही विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूह के लिए अलग अलग HDRS का भी आकलन करती है। इसका बुनियादी मानव क्षमताओं विशेषता मानव विकास सूचकांक में शामिल आवश्यक जीवन और स्वास्थ्य की क्षमता ज्ञान तथा जीवन स्तर व्यतीत करने से संबंधित विषयों पर अधिक ध्यान देने का अभी प्रभाव पड़ा है। देशों की मानव विकास सूचकांक श्रेणी ने नीति निर्धारकों को जीतने के लिए प्रेरित किया कि वो जीवन सुधार का देश ने ऐसे किया है तथा ऐसे कुछ देश जैसे कोस्टा श्रीलंका के केरल राज्य उसी स्तर वाले अन्य देशों की तुलना में मानव विकास के अधिक स्तर प्राप्त कर सके। देश के मानव विकास के अनुमान के लिए मानव विकास सूचकांक की तुलना में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के साथ मानव विकास सूचकांक श्रेणी की तुलना इस संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण है। मानव विकास एक ऐसा वातावरण है जिसमें लोग अपना संविधान का विकास कर सकें और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादक जीवन को व्यतीत कर सकें। विकल्पों को व्यापक बनाने का आधार है मानव क्षमताओं की श्रेणी का निर्माण करना जो ये जीवन में करते हैं या होना चाहते हैं। मानव विकास के लिए सर्वाधिक बुनियादी क्षमता और स्वस्थ जीवन व्यतीत करना, ज्ञानवान होना, अच्छे जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध होना तथा सामुदायिक जीवन में भागीदार होने में सक्षम होना है। इनके बिना सामान्यतः कई विकल्प उपलब्ध नहीं होंगे तथा जीवन में अनेक अवसर उपलब्ध नहीं होंगे। रोजमर्रा आर्थिक उत्थान तथा रोजगार साफ चलनी चाहिए। पर्याप्त और उपयुक्त पारिश्रमिक वाले रोजगारों का विस्तार और बेरोजगारी में कमी करना नियोक्ताओं, श्रमिकों और उनके संबंधित संगठनों की भागीदारी के नाम आर्थिक और सामाजिक नीतियों के केंद्र में जानी चाहिए।
श्रमिकों के मौलिक अधिकार और हितधारकों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 11.0 के संबंधित समिति जब पूर्ण सम्मान किया जाना चाहिए। 14.9 मानव आवास। कई देशों में अपर्याप्त आश्रय और आवास विहीनता की दुर्दशा बढ़ती जा रही है, जिससे स्वास्थ्य के स्तर, सुरक्षा और यहाँ तक कि जीवन को भी खतरा हुआ है। शहरी आवासों में एक आबादी देने की क्षमता होती है, जबकि उनका प्राकृतिक वातावरण पर सीमित प्रभाव पड़ता है। तो भी कई शहरों में उत्पादन और उपभोग, भूमि उपयोग, गतिशीलता या उनकी भौतिक आधारभूत संरचना के जब हानिकारक उत्थान हुआ है। मानव आवास अधीन एक पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शहरीकरण होते सहारे में कमी के लिए प्रतिमानवास के लक्ष्य एवं सिद्धांतों को अपनाया। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में कहा गया है कि पर्याप्त आवासीय अधिकार का पूर्ण और गतिशील पालन इसकी प्रतिबद्धता का पूर्ण समर्थन किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने समान मानव आवासों के सिद्धांतों और लक्ष्यों का अनुमोदन किया, जिनमें सभी लोगों को समान रूप से आवास, आधारभूत संरचनाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त भोजन और जल शिक्षा और खुला स्थान उपलब्ध होगा। इसकी पुष्टि की गई कि स्थायी मानव आवासों के लिए गरीबी उन्मूलन अनिवार्य। 14.10 सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन सोशल जस्टिफिकेशन का उद्देश्य सबके लिए ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां प्रत्येक व्यक्ति की रानी अधिकारों और दायित्वों के साथ सक्रिय भूमिका हो। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की सांस्कृतिक, सुरक्षित, सहनशील और न्यायप्रिय समाजों का मिश्रित उपाय रहा है। यद्यपि कई क्षेत्रों में प्रगति हुई है, तो भी कुछ नकारात्मक विकास भी हुआ है, जैसे सामाजिक ध्रुवीकरण और विखंडन, देशों में आय और धन की असमानता एवं विसंगतियों में बढ़ता अंतराल और लोगों परिवारों और सामाजिक समूहों का उपेक्षितीकरण। यहाँ तक पूरे के पूरे देश सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक अंतरण, आमजन और बड़े विख्याति विशेषता शस्त्रों और विभिन्न स्थानों के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। ये कारण जिनके लिए सरकारी भूमिकाओं को जानते हुए और उनकी रक्षा करते हुए अकेले और उठने पर संयुक्त रूप से सामाजिक समताओं का पोषण करने के लिए विवश होते हैं। एक समावेश करने वाला समाज सभी मानवाधिकारी और मौलिक स्वतंत्रताओं के लिए सम्मान, समानता, भाईचारा, सुरक्षा, जनता के लिए सम्मान और कमजोर, वंचित समूहों और बाकियों सहित सभी लोगों की भागीदारी के आधार पर जाना चाहिए। 14.1 सतत आजीविका पथ। सतत खाद्य उत्पादन और आजीविका की उपलब्धि को एक सदाबहार क्रांति के घटकों में वर्णित किया जा सकता है। इस सदाबहार क्रांति को प्राप्त करने के कुछ तरीके हैं। सतत विकास के तरीके भिन्न राज्यों में अलग अलग होते हैं। अच्छे सांस्कृतिक संसाधनों वाले राज्य सतत खाद्य उत्पादन प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वर्तमान में एक पर्याप्त भोजन का उत्पादन करने की स्थिति में न हो। इसी प्रकार कुछ राज्यों में ग्रामीण आबादी के लिए अच्छी आजीविका प्रदान करने के लिए संसाधन और सामर्थ्य ही, लेकिन आजीविका उपलब्धि के वर्तमान स्तर अच्छे नहीं है। स्थिति की अच्छी तरह समीक्षा में हमारी सहायता के लिए मौके तौर पर राज्यों को इन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें सतत वाद्य उत्पादन और सतत जात और आजीविका उपज को जना और निम्न श्रेणियां प्रदान की गई है। अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर किसी भी राज्य ने 2 वर्षों में अच्छा कार्य नहीं किया है। ये राज्य उत्पादन और पीने की निम्न श्रेणी में नहीं आता है। बिहार और महाराष्ट्र पर्याप्त उत्पादन की मध्यम श्रेणी में तो है, लेकिन सतत आजीविका में निम्न श्रेणी में है। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और भावी राज्य नाम की सरल आजीविका विभाग एक संगठित विकास पद्धति है, जिसमें अलग अलग विचारधाराओं का सतत विकास के लिए एक साथ मिला है। इसमें आजीविका पद्धतियों में उपयोग करने वाली सामुदायिक संपत्ति में अनुलंबकारी नीतियों और प्रौद्योगिकी समाधान इस आजीविकाओं के विस्तार के लिए नीतियों को निवेशकों को समीक्षा करना भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (BSD) आजीविका को जीवित रखने के लिए वांछित मानव संपत्तियों, भंडार संसाधन, दावे और उपलब्धि और गतिविधियों के रूप में परिभाषित करता है। यदि आजीविका तमाम और सदनों की उबार सके क्षमताओं और अपनी संपत्तियों की संभाल और उनका विस्तार कर सके और अगली पीढ़ी के लिए सतत आजीविका प्रदान कर सके, तो आजीविका सतत तथा पोषण है। इसमें अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और लोगों के कल्याण, शासन और नीति तथा उनके संबंधों के स्थायित्व पर जोर दिया जाता है। यह कल्याण की आकांक्षा सशक्तिकरण का उपयोग करती है। विद्यमान आजीविका पद्धतियों के उत्पादन